Hello and welcome to the solution of Medicine Introduction to Logic. कुछ डाउट्स बच्चों के थे, कुछ चीज़ें सही की हैं. इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों ने पेपर अच्छा किया है, बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं. एक तो कुछ लोगों को सबमिशंस के साथ प्रॉब्लम आई, तो वी हैव अलाउड टू सबमिट. अब एक बार डिसीजन देखना पड़ेगा कि जो लेट सबमिशंस हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या अगर किसी ने एक से ज़्यादा सोल्यूशन किया है तो, या एक से ज़्यादा सोल्यूशन दिया है, सपोज गूगल फॉर्म में भी भेजा है एंड साथ में मेल भी किया है, तो उनको भी थोड़ा सा देखना है. अच्छा, एक डाउट और आया था, उसको भी मैं बता दूं कि सम स्टूडेंट्स हैव मेल्ड, लाइक सपोज मेरे स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने सपोज तिवारी सर को या मधु सर को मेल किया है, या मधु सर का कोई स्टूडेंट है उन्होंने मुझे मेल किया, तो उसमें नॉट अ प्रॉब्लम. वी विल बी शफलिंग दैट, है ना, कि जो जिसका रिस्पेक्टिव पेपर होगा वो उनको मिल जाएगा. तो हम में से किसी को भी अगर आपने मेल किया तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. इट्स एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम. इन सब चीजों के लिए कोई टेंशन नहीं है. सिर्फ थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि सबमिशन जो टाइम से नहीं हो पाए हैं उनको कैसे कंसिडर करेंगे, क्या रूल बनाएंगे एंड दिस एंड दैट, बट दैट इज समथिंग व्हिच वी आर डिसाइडिंग. तो जो भी डिसीजन होगा वी विल ट्राई टू टेक मोस्ट ऑफ दी थिंग्स, लेकिन फिर भी छोटा मोटा थोड़ा बहुत हो सकता है. इस तरीके से रिगार्डिंग द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो आई विल से दैट मोस्ट ऑफ यू हैव डन नाइसली एंड हैव ऑल्सो सॉल्व्ड इट प्रॉपरली. लेकिन फिर भी कुछ चीजें या कुछ डाउट्स हैं, तो दिस इज दिस सेशन विच आई थॉट दैट वी विल बी डिस्कसिंग, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम से हम जो भी छोटी मोटी गलतियां हुई वो भी नहीं करेंगे, और जो सही किया है वो तो सही करना ही है ऑब्वियसली. सो दैट इज द आइडिया. So let us start with the first question. The first question was, although Robert is smart but he is dumb or mute, है ना. तो एक है Robert is smart, तो मान लेते हैं कि वो स्मार्ट है. उसके बाद जो है but है ना, राइट. but तो Robert is smart and Robert is dumb or mute. So this was the symbolization, है ना. तो इसका सिंबलाइजेशन जो है सेकंड आंसर था इसका, है ना. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन था एंड आई डू नॉट थिंक सो दैट किसी ने गलत किया है. लेकिन हाँ, 100% रिजल्ट नहीं है इसमें भी. सो देयर आर सम स्टूडेंट्स हु फॉल्टर्ड इन दिस वन एज वेल. तो ये आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन था, in the truth table the conventional order of the truth values of p wedge negation of q. तो p wedge negation of q, p wedge negation of q का ट्रूथ टेबल बनाना था. तो अगर हम p देखें तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, और ये ट्रू फॉल्स होगा, तो नेगेशन जो होगा वो फॉल्स ट्रू होगा. तो इनका अगर वेज देखें तो ये तो ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा. तो इसका आंसर है ये टी टी, मतलब जो आंसर था वो ऐसा था, टी टी एफ टी, ये आंसर है. अब लेट मी चेक, टी टी एफ टी, दिस इज ऑल्सो द सेकंड ऑप्शन, है ना. तो सेकंड ऑप्शन में जो है ये वाला आंसर सही था. लेट अस गो टू द थर्ड क्वेश्चन. The third question says that if p dot q is true, what will be the value of p triple bar q, है ना. p dot q ट्रू है, अगर इसकी वैल्यू जो है वो ट्रू है, तो p ट्रिपल बार q की वैल्यू क्या होगी. तो p डॉट q ट्रू होने की कंडीशन ओनली वन, देयर इज ओनली वन कंडीशन, कि p भी ट्रू होगा और q भी ट्रू होगा, तभी ये ट्रू होगा, राइट. नहीं तो फॉल्स होगा. तो अगर यहाँ पे ट्रू पुट करेंगे और यहाँ पे ट्रू पुट करेंगे तो आंसर विल बी ट्रू. लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज थी, अगर आप इसमें क्वेश्चन को देखें, सो देयर वाज ए आंसर लाइक ट्रू और फॉल्स, है ना. तो अगर कोई क्वेश्चन का आंसर है ट्रू और फॉल्स होगा और उसमें वैल्यू निकालनी है आपको, तो वो भी ऑप्शन सही है ना, बिकॉज इट्स अ टॉटोलॉजी, राइट. कोई आंसर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, अगर टू वैल्यूड लॉजिक में बात कर रहे हैं तो अगर किसी ने फोर्थ ऑप्शन भी क्लिक किया है तो उसको भी मार्क्स मिल रहे हैं, और जो फर्स्ट ऑप्शन अगर किसी ने ट्रू लिखा है उसका आंसर, तो वो भी सही है. सो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे और ज्यादा लोगों ने सही किया है, बट जिन लोगों ने सही नहीं किया है उनको सही करना चाहिए था. दैट इज द होल आइडिया, कि आपको जो है ये क्वेश्चंस तो सही करने चाहिए, है ना. दैट इज द थिंग व्हिच आई थॉट दैट वी विल बी डिस्कसिंग. एनीवेज, चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ p implies q is false, p implies q की वैल्यू जो है ये फॉल्स है, इसकी वैल्यू फॉल्स है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q implies r. q implies r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है. अच्छा, p implies q फॉल्स कब हो सकता है. देयर इज ओनली वन कंडीशन, अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है, देन ओनली दिस कैन बिकम फॉल्स, ठीक है ना. तो इसका मतलब है कि q की वैल्यू फॉल्स होगी. दैट इज द आइडिया. सो यू नो फॉल्स implies anything whatsoever is going to be true. So the answer was true.
तो इसका जो आंसर है दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, है ना। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये इसका आंसर था। So far so good. Most of you are doing it properly or most of you are doing it right. Let us come to the next question. Next question में क्या है? The next question was saying that P wedge Q true है. P wedge Q की वैल्यू जो है वो ट्रू है, तो P डॉट Q की वैल्यू क्या होगी, है ना। यही क्वेश्चन है। If P wedge Q is true, what is the truth value of P dot Q, है ना। तो P wedge Q ट्रू होने के केस में क्या होता है कि इनमें से कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू है तो ट्रू है, तो हमें पता नहीं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, हमें ये जरूर पता है कि ये दोनों फॉल्स नहीं है। दैट इज द ओनली थिंग विच वी नो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू नॉट नो एनीथिंग। तो P डॉट Q की वैल्यू क्या होगी? तो P डॉट Q का अगर आप आंसर देखें तो इसमें जो है आंसर्स बड़े इंटरेस्टिंग से दिए हुए हैं। एक तो है ट्रू फॉल्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और एक ये है कि इफ Q इज ट्रू देन P डॉट Q विल बी ट्रू, है ना। तो द आंसर टू इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना, बिकॉज यू कैन नॉट फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि P और Q में से वैल्यूज इनकी क्या है। तो अगर P की वैल्यू आप श्योर नहीं है और Q की वैल्यू भी आप श्योर नहीं है तो P डॉट Q की वैल्यू भी आप नहीं निकाल पाओगे। दैट इज द आइडिया। तो इसका आंसर जो था वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड था, बट वी विल सी अगर कोई और ऑप्शन या कुछ और भी चीजें हैं तो वो भी। प्लीज डू नॉट वरी, अगर आपका आंसर जो हम सोल्यूशन बता रहे हैं इससे अलग है तो भी यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट, क्योंकि यू विल सी अल्टीमेटली कि अगर सपोज एक से ज्यादा आंसर सही है या किसी क्वेश्चन में कोई भी आंसर सही नहीं है एंड सो ऑन, तो यूजुअली द मार्क्स आर अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट्स। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, बट वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें था कि डिसाइड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। P implies Q dot P. P implies Q. Okay, so let me take this as P implies Q. उसके बाद है डॉट P, और इसको इक्विवेलेंट किसके साथ निकालना है? R implies S. R implies S, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोली थी। तो अगर आप इसका वैल्यू निकाल के देखें, इन P, Q और R और S 4 हैं, तो टोटल 16 ट्रुथ टेबल बनेगा। तो 16 का अगर ट्रुथ टेबल निकाल के देखें और उसको सॉल्व करके देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट दिस इज गोइंग टू बी अ कंटिंजेंट प्रोपोजिशन, ठीक है। तो इसका आंसर जो है कंटिंजेंट था, है ना। कंटिंजेंट का मतलब है कि सारे के सारे ट्रू नहीं होंगे, सारे के सारे फॉल्स नहीं होंगे, है ना, और कुछ ट्रू होंगे कुछ फॉल्स होंगे। तो आप अगर इसको सॉल्व करके देखें तो you will find that it is going to be a contingent set of propositions, कुछ true होंगे कुछ false होंगे and so on। इसमें एक और ऑप्शन था, कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज हुए, cannot be determined। भाई cannot be determined नहीं है, इसमें डिटरमाइन कर सकते हो आप वैल्यूज, है ना, that is contingents। तो ये एक क्वेश्चन था। so this is also something which कुछ लोगों ने जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन या गलतियां की हैं। इसको छोड़ के we were not having any MCQ. Yes, we were having a couple of MCQs more, but that was in the later part. तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, if we derive P from P dot P, है ना, कि अगर सपोज हमने P डिराइव किया है P डॉट P से, तो क्या क्या रूल्स लगते हैं। देखिए, P डॉट P से P निकालने का तरीका है, ऑल्सो टॉक्ड इन माई वीडियो, है ना। एक तरीका है कि आपने सिंप्लीफिकेशन लगाया है, ठीक है, और दूसरा तरीका ये भी है कि आप टॉटोलॉजी लगा सकते हैं। तो बोथ ऑफ देम वर द आंसर। तो इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन था बोथ सिंप्लीफिकेशन एंड टॉटोलॉजी, दैट वाज द आंसर। तो सी ऑप्शन था इस क्वेश्चन में कि टॉटोलॉजी भी लगा सकते हो, सिंप्लीफिकेशन भी लगा सकते हो। अगर P डॉट Q से P निकाला है तो सिंप्लीफिकेशन है, वहां पे टॉटोलॉजी नहीं है। बट P डॉट P से P निकाला है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। इट कैन बी ईदर थ्रू सिंप्लीफिकेशन, इट कैन ऑल्सो बी थ्रू टॉटोलॉजी। सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन जो कि था, तो आई थॉट दैट ओके, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कुछ लोगों ने जो है थोड़ा सा गलत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एवरी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 इज द सम ऑफ एन इवन एंड एन ऑड नंबर, है ना।
ये हमको पता है कि कोई भी जो ऑड नंबर होता है वो सम ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर होता है, क्योंकि इवन नंबर इज बेसिकली अ सम ऑफ टू इवन नंबर्स या फिर द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स, है ना। लेकिन जब ऑड नंबर होता है, स्पेशली ग्रेटर देन वन के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो कोई भी ऑड नंबर होगा तो वो सम ऑफ टू नंबर्स होगा, जिसमें से कि एक नंबर इवन होगा, दूसरा नंबर ऑड होगा. दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट. नाउ whether it matlab the question is not about the truth or falsity, the question is how to determine this. Now this is something which you can determine through mathematics, right? So you can use an a priori understanding of it. तो इसका आंसर जो था वो था कि it is an a priori proposition, right? तो ये चीज जो है हमने पूछा था, तो many of you, most of you have got it right, लेकिन कुछ लोगों ने इसको भी a posteriori लिखा है. That is not the right answer. The right answer is a priori propositions. ठीक है ना, तो ये हो गया. चलिए, तो ये हमारे सारे एमसीक्यूज हो गए. अब थोड़े से दूसरे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, जो थोड़े से 2-3 नंबर वाले क्वेश्चंस थे. एक क्वेश्चन था एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट फॉर्म एंड आर्गुमेंट फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. तो ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था. अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले स्टेटमेंट फॉर्म को डिफाइन करें कि स्टेटमेंट फॉर्म इज बेसिकली एनी रिकॉग्नाइजेबल स्टेटमेंट, है ना, कि एनी फॉर्म विच इज अ रिकॉग्नाइजेबल स्टेटमेंट फॉर्म, जैसे कि पी वेज क्यू, है ना, या p dot q are statement forms. On the other hand, any recognizable structure of an argument is basically an argument form. और तो उसका आर्ग्यूमेंट कैसा हो सकता है कि p implies q, p therefore q, ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है. ये p implies q, q therefore p, ये जो है एक इनवैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है. तो आप ये वाला एग्जांपल भी ले सकते हो, ये वाला एग्जांपल भी ले सकते हो, ये कोई भी एग्जांपल ले सकते हो. ये स्टेटमेंट फॉर्म्स है ना, these are basically statement forms and these are argument forms, है ना. तो आप जो है इनमें से किसी को भी आपको एक या दो लाइन लिखनी थी, है ना, वेरी शॉर्ट, कि एन आर्ग्यूमेंट फॉर्म इज बेसिकली a recognizable argument and a statement form is basically a recognizable statement. That's the simplest way of defining it. You can find a lot of definitions in a lot of books, but मुझे लगता है कि इतना सिंपल भी अगर आप डिफाइन करते हैं तो you will get marks. हाँ, लेकिन दोनों के लिए एक एक एग्जाम्पल देना था, है ना. कुछ लोगों ने ज्यादा एग्जाम्पल्स भी दिए, खूब सारे एग्जाम्पल्स दिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती. यू वुड नॉट गिव सो मेनी एक्सप्लेनेशंस एंड सो मेनी थिंग्स. यू कैन जस्ट टेल अस कि ये एक आर्गुमेंट फॉर्म का एग्जाम्पल है और ये एक स्टेटमेंट फॉर्म का एग्जाम्पल, दैट्स ऑल. ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको कि ज्यादातर लोगों ने सही किया है. लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला कि 100% रिजल्ट किसी भी क्वेश्चन में आना बड़ा मुश्किल है. पीपल यूजुअली गेट कंफ्यूज या फिर उन लोग के राइटिंग स्किल्स जो है थोड़े से वीक होते हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था सिंबलाइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग योर ओन स्कीम ऑफ एब्रिविएशन. और इसमें allow me to tell you many of you have not given us the scheme of abbreviation. तो उसके कारण से the concerned examiner can take away some marks. ये प्रॉब्लम है. ये हम बोलते भी हैं कि आपको जो है स्कीम ऑफ एब्रिविएशन बताना बहुत जरूरी है. If you are not telling us the scheme of abbreviation, then we do not know what you have taken what for, right? So that is the idea. बट सिंबलाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिंबलाइजेशन पे तो मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर स्कीम ऑफ एब्रिविएशन नहीं बताया तो हो सकता है कि आपके कुछ मार्क्स कटे, है ना. डिपेंड्स, इट डिपेंड्स फ्रॉम एग्जामिनर टू एग्जामिनर. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था रॉजर विल पास द लॉजिक कोर्स. तो आप अगर इसको आर लेते हैं, ठीक है, तो आर लिखिए, रॉजर विल पास द लॉजिक कोर्स. ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट. दूसरा स्टेटमेंट है इसमें इफ ही कंसेंट्रेट्स. तो कौन कंसेंट्रेट कर रहा है? रॉजर. तो रॉजर कंसेंट्रेट्स. ठीक है, अब आप ये कह सकते हो कि मैंने ही कंसेंट्रेट्स लिखा है, तो वो भी सही है लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है ना. ये सही है क्योंकि वो ही कौन है? वो ही ये रॉजर है ना. तो ये था. Then the third part of it was that although he is neither concentrating nor working hard, है ना. तो concentrate का तो हो गया, और working hard का अगर हम ऐसे H ले लें तो Roger works hard. ठीक है, तो ये भी एक जो है proposition बन गया. अब आपको जो है सिंबलाइज करना था. तो सिंबलाइजेशन क्या है? सिंबलाइजेशन है Roger will pass the course only if he concentrates. Roger will
पास द कोर्स ओनली इफ है, ओनली इफ है तो सिंपल इंप्लीकेशन लगेगा, नहीं तो इधर का इधर होता है, इधर का इधर होता है, इफ होता है ना, बट ओनली इफ है तो ये यहीं पे रहेगा। रॉजर कंसेंट्रेट्स, ये था। और उसके बाद था ऑल्दो, ऑल्दो इज अ डॉट फंक्शन, है ना, ये डॉट है। और उसके बाद ही इज नीदर कंसेंट्रेटिंग नॉर हार्ड वर्किंग, तो नीदर नॉर के लिए आप यहाँ पे नेगेशन लगा सकते हो, और ना तो रॉजर कंसेंट्रेट करता है और ना ही वो हार्ड वर्क करता है। तो ये एक सिंबलाइजेशन है इसका। दूसरा सिंबलाइजेशन ऐसा हो सकता है, आर इंप्लाइज सी डॉट नेगेशन ऑफ सी डॉट नेगेशन ऑफ एच, ये भी हो सकता है। अगर आपने नेगेशन ऑफ आर वेज, अगर सपोज आपने इसको नेगेशन ऑफ आर वेज सी लिखा है, ठीक है, और उसके बाद डॉट लिख के नेगेशन ऑफ सी डॉट नेगेशन ऑफ एच, ये लिखा है, या इस पार्ट को, है ना, ये वाला पार्ट भी यहाँ पे ब्रैकेट में ही है, इस वाले पार्ट को इधर लिखा है, इस वाले पार्ट को इधर लिखा है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इनमें से कोई भी सिंबलाइजेशन अगर आप लिख रहे हैं तो सही है, लेकिन बहुत सारे लोग आंसर सही नहीं है ना। तो आई नो दैट some mistakes has occurred or taken place in this question, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार समझा दूं। लेकिन ये सिंबलाइजेशन या इसको इधर और इसको इधर लिखा है तो भी all of them are right, all of them are correct, लेकिन अगर इनको छोड़ के कुछ लिखा है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने ये सब चीजें डिफाइन नहीं करी, तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो देयर विल बी सम मार्क्स विच विल बी डिडक्टेड। तो दैट इज द आइडिया कि आप जो है चीजों को सही करें, और इसीलिए शायद हम सॉल्यूशंस भी बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट अस कम टू अनदर क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट। उसमें क्या है ये भी देखते हैं। क्वेश्चन था explain various expressions of tautology introduced to you in this course. Now this is something also which I have discussed in the video कि tautology आपको 3 तरीके से डिफाइन की गई है। कुछ लोगों ने 2 चीजें डिफाइन करी है, कुछ लोगों ने एक ही डिफाइन किया, बिकॉज यू आर स्टिल नॉट आउट ऑफ ए प्राइरी एंड ए पोस्टीरियरी प्रोपोजिशंस, आई डू नॉट नो व्हाई। पर चलिए, जैसे किसी ने लिखा है कि, या ज्यादातर लोगों ने ये लिखा है कि टॉटोलॉजी इज एन ए प्राइरी प्रोपोजिशन विच इज ऑलवेज ट्रू, है ना। तो ठीक है, ये अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जितना मुझे याद है कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेट मी चेक, आई गेस सो इट इज ए 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें जो है अगर आपने वो डेफिनेशन लिखी है तो 1 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिल सकता, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन जो लिखी है वो उन्होंने ये लिखा है, टॉटोलॉजी इज अ रूल ऑफ रिप्लेसमेंट, जिसमें P डॉट P इज इक्विवेलेंट टू P या P वेज P इज इक्विवेलेंट टू P। तो ये उस आंसर को थोड़ा सा और बेटर कर रहा है, क्योंकि टॉटोलॉजी के एक्सप्लेनेशन क्या क्या इस कोर्स में इंट्रोड्यूस किया गया है ये। तो मोस्टली अगर आपने ये दोनों डेफिनेशंस लिखी हैं, इफ यू हैव रिटन बोथ दीज डेफिनेशंस कि टॉटोलॉजी इज एन ए प्राइरी प्रोपोजिशन विच इज ट्रू, या और टॉटोलॉजी इज ऑल्सो ए रूल ऑफ रिप्लेसमेंट लाइक P डॉट P इज इक्विवेलेंट टू P या P वेज P इज इक्विवेलेंट टू P, तो इन दोनों में तो यू आर गेटिंग मार्क्स, है ना, मतलब आपके पूरे मार्क्स भी मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज और जो मैंने आपको बताया था और बहुत बार बताया, वो बहुत कम लोगों ने लिखा है, बहुत कम लोगों ने लिखा है, एंड दैट इज दैट अ वैलिड आर्गुमेंट इटसेल्फ इज अ टॉटोलॉजी, है ना। ये चीज मैंने बताया भी था, वीडियो में भी बताया है, शायद क्लास में भी बताया है, एंड दिस इज द ट्रुथ विच यू आर मिसिंग आउट, that a valid argument in itself becomes a tautology because the premises implies, है ना, the conjunction of premises implies conclusion must be a tautology. That is also a definition of a valid argument, and that is something which people have missed. अगर ये वाला पार्ट किसी ने लिखा है, मतलब along with the other 2 parts, तो at least I as an examiner will award some bonus marks to that student, ठीक है ना। तो आपके जो है कुछ बोनस मार्क्स मच जाएंगे, शायद 1 या 2, तो वो आपके किसी दूसरे क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा हेल्प भी करेंगे। तो बट दिस इज समथिंग विच पीपल हैव मिस्ड, एंड दिस इज समथिंग विच आई वांट टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन, दैट यू मस्ट रिमेंबर दिस, दैट अ टॉटोलॉजी इज अ वैलिड आर्गुमेंट इन इटसेल्फ एज वेल। तो इस चीज को भी समझिए। तो बट अगर पहले के दोनों एक्सप्लेनेशंस आपने लिखे हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर दैट मोस्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स इंक्लूडिंग मी विल बी अवॉर्डिंग फुल मार्क्स। लेकिन अगर आपने वो तीसरी डेफिनेशन भी लिखी है, तो यू कैन बी अवॉर्डेड सम बोनस मार्क्स एज वेल। डिपेंड करता है कि ऊपर जो आपने लिखा है वो सही लिखा है क्या, उसमें पता चला कुछ गड़बड़ लिख के रखा है तो फिर पता चला मार्क्स बराबर हो गए एंड सो ऑन। तो ये चीज थी। तो ये भी एक क्वेश्चन था जो कि काफी सिंपल था, और
आप लोगों से एक्सपेक्टेड था कि आप करोगे। इसके बाद था कि शो विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल वेदर द आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है, वेदर इट इज वैलिड और इनवैलिड। तो ये क्वेश्चन प्योरली ट्रूथ टेबल का था, तो इसमें आर्ग्यूमेंट को लिखता हूं। ये आर्ग्यूमेंट है P implies Q, P implies Q, then dot R implies S, dot R implies S, ठीक है। और therefore T wedge negation T, है ना, ये क्वेश्चन था T wedge negation T। अच्छा, इस क्वेश्चन को डिसाइड करना है अगर सपोज इफ यू आस्क मी कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो वेदर वैलिड है कि इनवैलिड है, तो ट्रूथ टेबल बना के तो देख ही सकते हैं, और ऑब्वियसली हम ट्रूथ टेबल बना के देखेंगे। पर इसमें आप देखिए P Q R S T है, तो पांच का ट्रूथ टेबल बनाने का मतलब है 32 रोज, तो कहीं गलती ना हो जाए या कुछ नहीं हो जाए, तो इस तरीके की चीजों से जो है थोड़ा सा बचना है, ठीक है ना। तो आप जो है कुछ चीजें सबसे पहले समझिए। ये कंक्लूजन जो है टॉटोलॉजी है अपने आप में। यू नो दैट द वैल्यू ऑफ टी वेज नेगेशन ऑफ टी विल ऑलवेज बी टी, है ना, मतलब कि ट्रू। नाउ इफ इट इज गोइंग टू बी ट्रू ऑलवेज, सो इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे क्या है दिस कंक्लूजन, क्योंकि definition of validity also says na that ki if an argument is having tautology as the conclusion, then the argument is valid. If an argument is having inconsistent premises, then the argument is valid, and so on. इस तरीके की चीजें हमने एक्सप्लेन भी की है, बताया भी है बड़े सारे उसमें। तो ये तो जो है एक टॉटोलॉजी बनेगा, और क्योंकि ये टॉटोलॉजी है तो जो है आर्गुमेंट वो बनेगा, जिसे मुझे कहना चाहिए कि वैलिड बनेगा। तो आप सबसे पहले जो है P Q R S आप बना लीजिए, P Q, फिर आपको एक P implies Q बनाना पड़ेगा, फिर R S, तो एक R implies S बनाना पड़ेगा, और T नेगेशन ऑफ T, तो T वेज नेगेशन ऑफ T बनाना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है बनाने का, तो इस तरीके से बना के भी जो है आप दिखा सकते हो, और उसमें आप यहाँ पे जब भी इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सारे के सारे ट्रू होंगे, राइट। तो टी वेज नेगेशन ऑफ टी सारे के सारे ट्रू होंगे, तो सारे के सारे ट्रू होंगे, तो उसके बाद आपको कोई भी लाइन नहीं मिलने वाली जिसमें कि प्रेमाइसिस ट्रू और कंक्लूजन फॉल्स है, तो आर्गुमेंट इज गोइंग टू बी वैलिड। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने का और दिखाने का तरीका मैंने आपको बताया भी था, और वो तरीका जो है मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। वो ऐसा है कि आप P की वैल्यू यहाँ लिखें, Q की वैल्यूज यहाँ लिखें, R जैसे P में क्या होंगे, क्योंकि 5 वैल्यूज हैं, तो P में क्या होगा कि इट विल बी 32 लाइंस ना, तो 32 लाइंस, तो पहले 16 ट्रू होंगे, फिर 16 फॉल्स होंगे, फिर इसमें 8 ट्रू 8 फॉल्स 8 ट्रू 8 फॉल्स, है ना, इस तरीके से चलेगा। फिर इसमें जो है 4 ट्रू 4 फॉल्स 4 ट्रू 4 फॉल्स, इस तरीके से चलेगा। ये 2 ट्रू हैं, फिर 2 फॉल्स हैं, 2 ट्रू 2 फॉल्स, इस तरीके से चलेगा। और इसमें ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स चलेगा, और इसमें फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू चलेगा, है ना, इस तरीके से। और उसके बाद जो है आप दिखा दे तो और अच्छा। इससे भी अच्छा जो है प्रेमाइसेस इंप्लाइज कंक्लूजन इज अ टॉटोलॉजी, ये भी दिखा सकते थे आप, पर ये शायद मुझे नहीं लगता किसी ने दिखाया है, हालांकि जितना मैंने अब तक देखा है, देयर कैन बी स्टूडेंट जो किया हो। तो ये प्रेमाइसेस हैं, प्रेमाइसेस ये दोनों के दोनों प्रेमाइसेस हैं। इसमें यहाँ पे एक इम्प्लीकेशन लगाना पड़ता है, मतलब कि इफ यू रिमूव दिस एंड यू पुट एन इम्प्लीकेशन ओवर हियर, तो इस पूरे की वैल्यू जो है ना, इस पूरे की वैल्यू जो है यहाँ पे जो है आपको पूरा का पूरा टी 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 मिलेगा, है ना, इस तरीके से 32 रोज, क्योंकि आप देखिए कि 1 2 3 4 5 चीजें हैं, तो 5 है तो 2 raised to power 5 दैट इज गोइंग टू बी 32, तो आपको 32 रोज का ट्रूथ टेबल बनाना था। तो मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ने गलती की है या गलतियां की हैं। तो ये भी एक चीज थी जो मुझे बताना था कि कुछ गलतियां हुई होंगी, तो उसके कारण से कुछ मार्क्स भी जाएंगे, और अगर गलती नहीं हुई है तो ऑब्वियसली कोई मार्क्स नहीं जाएगा। और छोटी मोटी गलती अगर हुई है कुछ जगह पे, एक टेबल पे एक जगह पे कोई वैल्यू गलत लिख दिया, तो नॉट मेनी फैकल्टी मेंबर्स विल माइंड, है ना, तो इस चीज का अपना टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा चलिए, लेट अस कम टू द प्रूफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रूफ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था सिंबलाइज एंड प्रूफ, है ना, और वो सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ इन्फ्रेंस से करना था। अगर आपने उसको सिंबलाइज किया है लेकिन स्कीम ऑफ एब्रिविएशन नहीं बताया, तो आई डू नॉट थिंक सो दैट मच ऑफ द मार्क्स विल बी टेकन। लेकिन एप्रोप्रिएट तरीका ये है कि आपको जो है उसको प्रॉपरली सिंबलाइज करना चाहिए था, मतलब कि आपको ये बताना चाहिए कि P क्या लिया है, Q क्या लिया है, R क्या लिया है, S क्या लिया है, इस तरीके से, है ना।
लेकिन आपने बताया नहीं, ज्यादातर लोगों ने क्या किया कि सिंपलाइज किया है और उसका प्रूफ कर दिया। चलो, लेकिन कुछ लोगों ने सिंबलाइज करने के बाद प्रूफ करते हुए रूल ऑफ रिप्लेसमेंट यूज कर लिया। नाउ दिस इज द क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। सिंबलाइज द फॉलोइंग आर्गुमेंट एंड कंस्ट्रक्ट अ फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी यूजिंग द रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस ओनली। तो अगर क्वेश्चन में रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस ओनली लिखा है तो आप रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो ये जिन लोगों ने किया है उनके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना। कितने कटेंगे, क्या कटेगा, वो अगेन वी विल बी डिसाइडिंग, बट सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ इन्फ्रेंस लगा के उस क्वेश्चन को करना था। तो लेट अस सी कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आई एम ऑल्सो नॉट राइटिंग दी से स्कीम ऑफ एब्रीविएशन कि मैं पी क्या ले रहा हूं, क्यू क्या ले रहा हूं, बट आपको लेना चाहिए था, ठीक है ना। दैट इज द आइडिया। अगर मेरे पास ज्यादा टाइम है और ज्यादा स्पेस है तो मैं भी अभी करता, लेकिन आई डू नॉट वांट टू एक्सटेंड द वीडियो मच। चलिए, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा था। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन है कि इफ चाइनीज गुड्स आर बैंड इन इंडिया देन द प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स विल राइज। तो अगर चाइनीज गुड्स को हमने बैन किया तो प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बी इंप्लाइज पी है, इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन थी कि इफ डोनाल्ड ट्रंप लूजेस हिज प्रेसिडेंटशिप देन द अमेरिकन इकोनॉमी विल नॉट बी इन गुड शेप, है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन अगर लूज करते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको नेगेशन लिया है, हालांकि इसमें नेगेशन लेंगे या नहीं लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड लूजिंग समथिंग इज नॉट अ नेगेशन, यू कुड नॉट विन इज अ नेगेशन, ठीक है ना। लूजिंग इज एन अफर्मेशन, है ना। तो आपको कायदे से डी लेना चाहिए, है ना, ये डी लेना चाहिए या एल लेना चाहिए, जैसे भी आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। लेकिन अगर आपने नेगेशन भी लिया है तो इसके जो दूसरे वाले पार्ट है उसमें भी नेगेशन आ रहा होगा, है ना, तो उसमें उतनी प्रॉब्लम होगी नहीं, बट नहीं लेना चाहिए था, दैट इज द आइडिया। तो इसमें क्या कह रहा है कि इफ डोनाल्ड ट्रंप लूजेस हिज प्रेसिडेंटशिप देन द अमेरिकन इकोनॉमी विल नॉट बी इन गुड शेप। तो हम मान लेते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी अच्छे शेप में नहीं होगी, नेगेशन ऑफ इज बिकॉज नॉट इन गुड शेप लिया है इन्होंने। थर्ड है इफ द थ्रेट ऑफ कोरोना मिनिमाइजेस। तो थ्रेट जो है मिनिमाइज हो रहा है तो क्या होगा, देन द अमेरिकन इकोनॉमी विल बी इन गुड शेप, है ना। तो पहला वाला था नॉट इन गुड शेप और अब बोल रहा है कि इकोनॉमी जो है गुड शेप में आ जाएगी, राइट। अमेरिकन इकोनॉमी विल बी इन गुड शेप। हाँ, फिर नेक्स्ट है इफ देयर इज राइज इन द केसेस, इफ देयर इज राइज इन द कोरोना केसेस। अब कोरोना केसेस राइज हो रहे हैं, ठीक है। अगेन इट इज नीदर अ नेगेशन और एन अफर्मेशन, मतलब कोई उसमें नेगेशन नहीं, राइज हो रहा है। तो इफ देयर इज राइज इन कोरोना केसेस देन द प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स विल नॉट राइज। तो प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड ये वाला जो है ये नॉट राइज होगा, नेगेशन पी होगा, ये था क्वेश्चन। और उसके बाद उन्होंने बोला है ईदर देयर इज राइज इन कोरोना केसेस, तो राइज इन कोरोना केसेस, और नहीं तो फिर क्या हो रहा है, ईदर देयर इज, और डोनाल्ड ट्रंप लूजेस हिज प्रेसिडेंटशिप, ये है। तो उसके बाद देयरफॉर जो है ईदर चाइनीज गुड्स आर नॉट बैंड, चाइनीज गुड्स आर नॉट बैंड, और थ्रेट ऑफ कोरोना डज नॉट मिनिमाइज। तो थ्रेट ऑफ कोरोना डज नॉट मिनिमाइज, ये क्वेश्चन का सिंबलाइजेशन था। तो आपको बी, पी, डी, एस, आर ये सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करनी चाहिए, है ना, यहाँ पे जो है आपको लिखना चाहिए। बट चलिए, अगर नहीं भी लिखा है तो भी यू विल, और नोबडी इज माइंडिंग। अगर ये नेगेशन डी लिया है तो यहाँ पर भी नेगेशन डी आएगा, तो इससे भी जो है कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, यू आर क्वाइट ओके। नाउ अब इस क्वेश्चन को करना कैसे। नाउ यू हैव ओनली 9 रूल्स, है ना, दैट इज रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस। रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस से ही सिर्फ इस क्वेश्चन को करना है, रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट से नहीं कर सकते हो आप। तो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस से करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप क्वेश्चन देखो कि ये आर वेज डी है और यहाँ पे आर इंप्लाइज समथिंग है और यहाँ पे डी इंप्लाइज समथिंग है। तो आप देखो कि अगर इसको और इसको कंजॉइन करेंगे,
फिर इसको यूज करेंगे तो व्हाट विल हैपन, यू कैन यूज कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। तो हम सबसे पहले ही जो है इस चीज को कर लेते हैं। आर इंप्लाइज नेगेशन पी डॉट डी इंप्लाइज नेगेशन एस। ये हमने किया है 4 to कंजंक्शन, है ना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो 7th स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, इसको इसमें यूज कर सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा नेगेशन पी वेज नेगेशन एस। कैसे मिलेगा, 6 and 5 कंस्ट्रक्टिव डिलेमा, है ना, हमने कंस्ट्रक्टिव डिलेमा यूज किया तो हमें जो है ये मिल गया, क्योंकि आर वेज डी था, ये वाला था, तो हमें नेगेशन पी वेज नेगेशन एस मिल गया। अब देखिए नेगेशन पी और नेगेशन एस कहाँ है, ये देखो नेगेशन पी वाला, ये नेगेशन एस वाली लाइन, तो हम इनको भी कंजॉइन कर लेते हैं। पहले इस लाइन को लेते हैं, आर इंप्लाइज नेगेशन पी, वी विल टेक दिस लाइन फर्स्ट, एंड देन ये वाला लाइन यूज कर लेते हैं, डी इंप्लाइज नेगेशन एस। तो ये जो है ये बन जाएगा 4 and नहीं, ये नहीं, ये तो हम यूज कर चुके हैं। ओके नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। सो व्हाट वी विल डू, वी हैव अनदर स्ट्रैटेजी। अब देखिए कि ये नेगेशन जो है ये इसमें लगाते हैं तो नेगेशन बी मिलेगा, बिकॉज देखिए आपको नेगेशन बी चाहिए ना, तो ये नेगेशन पी जो है इस पे लगेगा और नेगेशन एस जो है इसमें लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इन लोगों को ले लेते हैं, हम लेंगे बी इंप्लाइज पी, ये हमारी फर्स्ट लाइन को ले लिया हमने, और इसके बाद जो है हमारे पास नेगेशन एस है, ये रहा, टी इंप्लाइज एस, ये लाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी फर्स्ट एंड थर्ड कंजंक्शन, ठीक है। पहली बार हमने 4 and 2 को कंजॉइन किया था, अभी हमने 1 और 3 को कंजॉइन किया। डिपेंड्स हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, इस हिसाब से देखना होता है। तो अब नेगेशन पी इस पे लगेगा और नेगेशन एस इस पे लगेगा, तो नेगेशन बी और नेगेशन टी निकल के आ जाएगा, यही हमारी आंसर की रिक्वायरमेंट है। सो ऑन द नेक्स्ट स्टेप नेगेशन बी वेज नेगेशन टी आ जाएगा। Why? Because of 8, 7 डिस्ट्रक्टिव डिलेमा। अब जो हमने लगाया है वो डिस्ट्रक्टिव डिलेमा लगाया है। तो यू कैन सी 1 2 3 4 4 स्टेप्स, और सिंबलाइजेशन जो था वो 5 स्टेप्स का था, मान लेते हैं 6 स्टेप्स का था। तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन सैडली नॉट एवरीबडी कुड सॉल्व इट, है ना। तो ये एक चीज रही है, यू कैन सी दैट इट वाज अ फेयरली सिंपल वन एंड फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा बच्चों को। चलिए, आपने किसी दूसरे तरीके से भी किया है, लेकिन ऑब्वियसली कोई रूल ऑफ रिप्लेसमेंट नहीं यूज किया है, कोई सीपीआईपी या एससीपी नहीं यूज किया है, सिंपली जो है आपने इस क्वेश्चन को रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस यानी कि सिर्फ 9 रूल्स यूज करके किया है, तो यू विल गेट मार्क्स फॉर इट। ऑब्वियसली यू शुड नॉट वायलेट एनी ऑफ द रूल्स। तो दैट वाज द थिंग। चलिए, नाउ लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में जो लास्ट क्वेश्चन था उसको भी देख लेते हैं कि वो कैसे करेंगे। वो क्वेश्चन था, कंस्ट्रक्ट फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट बाय यूजिंग बोथ रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस एज वेल एज रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट। तो बड़ी अच्छी बात है, इस क्वेश्चन में जो है अलाउ ही कर दिया है दैट वी कैन यूज रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस एंड वी कैन यूज रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट। तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो अगर दोनों यूज कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन है A implies B dot T, A implies B dot T, ये ब्रैकेट में है और इसके साथ डॉट Z implies X, Z implies X. So this is the first line number. Second line number है X implies negation T dot Y implies O, Y implies O. तो ये दूसरा है। Let us see the third one. Third one says negation of Z implies X. Negation of Z implies X. तो आंसर है therefore A wedge Y implies O. This was the question, है ना। तो ये क्वेश्चन था
और ये क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि वेरी सिंपल क्वेश्चन था, पर फिर भी कुछ लोगों से नहीं बना, कुछ लोगों से तो बना, या बहुत सारे लोगों से बना, लेकिन कुछ लोगों से नहीं बना। तो लेट अस सी कि सबसे पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहले एज आई टोल्ड यू दैट हम थोड़ा सा RHS को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर हमें ये रफ वर्क है, ठीक है, तो रफ में अगर आप देखें तो ये बनेगा नेगेशन ऑफ ए वेज वाई, है ना, वेज ओ, है ना। अगर इसमें एम आई लगाएंगे तो दिस विल बी द केस। तो ये बनेगा नेगेशन ऑफ ए डॉट नेगेशन ऑफ वाई वेज ओ। तो ये नेगेशन ऑफ ए वेज ओ डॉट नेगेशन ऑफ वाई वेज ओ बनेगा। तो दिस इज ए इम्प्लाइज ओ और ये है वाई इम्प्लाइज ओ। तो ये हमें बनाना है, चाहे हम यहां तक बनाएं या यहां तक बनाएं, कोई भी इनमें से जो है हमें आंसर दे देगा। नाउ यू कैन सी दिस वाई इम्प्लाइज ओ इज ऑलरेडी देयर। तो पूरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको ए इम्प्लाइज ओ बनाना है या नेगेशन ऑफ ए वेज ओ बनाना है, दैट इज द आइडिया। तो इट्स फेयरली सिंपल क्वेश्चन, फेयरली सिंपल क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में जो है कोई इतना रिस्क फैक्टर नहीं था। जैसे मैंने आपको बोला भी था बिफोर द माइनर एग्जामिनेशन दैट देयर आर नो क्वेश्चंस व्हिच आर डिफिकल्ट। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ना, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। तो चलिए हम जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को लेके। तो हमें चाहिए बेसिकली नेगेशन ऑफ ए वेज ओ या फिर ए इंप्लाइज ओ, है ना। हमारे पास वाई इंप्लाइज ओ है ही, तो हम इसको कभी भी निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो अच्छी बात है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन हमें कहाँ लेके जाता है। हमें चाहिए, चलिए सबसे पहले जो है एक काम करते हैं। मुझे जैसे ही ये z इंप्लाइज x और नेगेशन ऑफ z इंप्लाइज x दिखता है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इन्हीं को इक्वेट करके x निकाल लेते हैं ना, दैट इज द आइडिया। ये चीज मैं आपको बहुत टाइम से बताता आ रहा हूं कि ऐसा कभी भी एक्सप्रेशन मिले तो प्लीज वर्कआउट ऑन दैट। तो ठीक है, मैं पहले क्या करता हूं कि इसको निकालता हूं। तो ऑन स्टेप नंबर 4 आई टेक आउट z इंप्लाइज x में लिखता हूं। फर्स्ट पे कॉम्प्यूटेशन लगाया मैंने, फिर सिंप्लीफिकेशन लगाया, राइट। तो एक कॉम्प्यूटेशन और एक सिंप्लीफिकेशन से मुझे ये वाली चीज सिंप्लीफाई हो गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल रोटेट दिस। तो मैं क्या करूंगा कि नेगेशन ऑफ x इंप्लाइज z बन जाएगा ये, है ना। तो मैंने लिखा 3 पे ट्रांसपोजिशन, है ना। हालांकि मैं इस पे डबल नेगेशन भी लिखूंगा क्योंकि ये वाला जो z, अगर देखिए कि इसको मैंने घुमाया ना तो ये तो नेगेशन x बना, ये बनेगा डबल नेगेशन z, है ना। तो डबल नेगेशन z को मैंने z लिख दिया है। तो आई एम ऑल्सो राइटिंग डबल नेगेशन। हालांकि इफ यू लीव दिस nobody minds, but appropriate नहीं है, appropriately you need to write all the rules। तो चलिए हमको ये मिल गया। लाइन नंबर 6 में क्या करते हैं कि नेगेशन ऑफ x implies z, z implies x। तो यू नो नेगेशन ऑफ x implies x मिल जाएगा हमको। तो नेगेशन ऑफ x implies x मिल जाएगा, दिस विल बी 5 4 हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, है ना। तो ये भी मिल गया। नाउ इस नेगेशन x वेज s से आपको पता ही है कि ये जो है x बन जाता है, बट फिर भी मैं आपको लिख देता हूं डबल नेगेशन x वेज x बनेगा, ठीक है ना। तो डबल नेगेशन x वेज x बनेगा, तो ये डबल नेगेशन को हम हटा सकते हैं और फिर इस डबल नेगेशन x वेज x जो है x आ जाएगा, है ना। तो आई विल सिंपली राइट इट एज x, है ना। लेकिन मैंने क्या क्या यूज किया, सबसे पहले मैंने क्या यूज किया, 6 पे मटेरियल इंप्लीकेशन लगाया, ठीक है ना। तो मुझे डबल नेगेशन x वेज x मिल गया। उसके बाद मैंने डबल नेगेशन को हटाया तो डबल नेगेशन भी लगाया, और उसके बाद मैंने क्या किया, टॉटोलॉजी लगाया। तो आई यूज 3 थिंग्स इन द सिंगल स्टेप, बट देन आई एम राइटिंग द जस्टिफिकेशन फॉर ऑल दीज 3 थिंग्स, आई नो। चलिए अच्छी बात है, तो x मिल गया। ओके, तो मैं क्या करता हूं 8 लाइन नंबर पे इसको सिंप्लीफाई करता हूं। x इंप्लाइज नेगेशन t, बिकॉज आई कैन सी x, मैं इससे नेगेशन t निकाल सकता हूं, दैट इज द आइडिया। तो सेकेंड पे जो है मैंने सिंप्लीफिकेशन लगाया, तो आई गॉट ये। 9th पे इस x को लगा दूं तो नेगेशन t मिल जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 8 7 मोड एक्सपोनेंट्स, है ना। तो आई विल गेट दिस। तो अब ये नेगेशन t से मुझे क्या फायदा होगा, इसको भी जरा देखूं कि नेगेशन t से जो है कोई फायदा होगा क्या। आई डोंट नो, आई कैन नॉट सी। तो चलिए अभी जब कुछ दिख नहीं रहा है तो फिर इस लाइन को भी थोड़ा सा वर्कआउट कर ही लेते हैं। तो 10th लाइन नंबर पे हम क्या करते हैं, a इंप्लाइज b डॉट t को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये है फर्स्ट का सिंप्लीफिकेशन, राइट।
तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया. आई विल पुट अ लाइन हियर सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑन दैट साइड. तो फर्स्ट का सिंप्लीफिकेशन आ गया. अब ये 11th स्टेप पे जो है नेगेशन ए वेज बी डॉट टी लिख देता हूं मैं. दिस इज 10 पे मटेरियल इंप्लीकेशन है ना. तो लाइन नंबर 12 क्या हो जाएगा, नेगेशन ए वेज बी और डॉट negation A wedge T. This is 11 पे distribution. So I have applied distribution. तो these are very simple steps you know. अब मेरे को देखिए आपकी negation T है तो मैं इस चीज को सिंप्लीफाई कर लेता हूं है ना. तो on 13th line number what I will do, negation of A wedge T. ये मैंने 12 पे कॉम्यूटेशन लगाया पहले, फिर सिंप्लीफिकेशन लगाया, तो I will get this negation of A wedge T. तो ये नेगेशन टी अगर मैं यूज करूं है ना, इसको मैं ऐसे टी वेज वो भी लिख सकता हूं, इसको ए इंप्लाइज टी भी लिख सकता हूं, फिर नेगेशन. चलिए ऐसे कर लेते हैं. 14 पे क्या लिखता हूं, ए इंप्लाइज टी लिख देता हूं इसको. तो 13 पे मटेरियल इंप्लीकेशन, ठीक है. फिर 15 पे ये नेगेशन टी को जो है इसमें ऑपरेट करता हूं, तो आई विल गेट नेगेशन ए. तो दिस इज गोइंग टू बी नेगेशन टी से नेगेशन ए मिल गया. दिस विल बी 14 9 modus tollens. So now I have got negation A. Is it serving my purpose? Yes, it is serving my purpose. क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए क्या था, negation of A wedge O. That was the requirement. तो मैं क्या करता हूँ, 16th लाइन नंबर पे negation of A wedge O कर लेता हूँ. 15 पे addition, ठीक है, ये कर लिया. फिर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. 17th लाइन नंबर पे Y implies O. दिस इज 2 का कॉम्यूटेशन फिर सिंप्लीफिकेशन है ना, जो मैंने आपको बताया था पहले स्ट्रैटेजी. 18 आई विल राइट इट एज नेगेशन ऑफ वाई वेज ओ. सो दिस विल बी 17 मटेरियल इंप्लीकेशन, ठीक है. 19 मैं इन दोनों को कंजाइन करूंगा, नेगेशन ऑफ ए वेज ओ डॉट नेगेशन ऑफ वाई वेज ओ. दिस इज 16 18 कंजंक्शन, राइट. तो आई हैव रीच दिस. तो allow me to take off this part. तो मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स करके जो है आपको पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे ही कर दूं, rather than removing certain things from here. ये यहाँ पे वो था, ठीक है. तो now I have reached this. तो आप यहाँ पे जो है आपको एक स्टेप करना है, मैं 20 नंबर स्टेप यहाँ पे कर रहा हूं, ठीक है. अच्छा, 20 नंबर स्टेप क्या है, ये नेगेशन ऑफ ए डॉट negation of y wedge o बन जाएगा है ना, because if you apply distribution on this step so you will get this. So this is 19 distribution, fine. So 21 step पे क्या कर सकता हूं, इस negation को बाहर निकाल सकता हूं, तो a wedge y आ जाएगा, wedge o आ जाएगा. This will be 20 De Morgan's law, right. So 22 step पे जो है हमारा आंसर आ जाएगा. This will be a wedge y implies O. 21 पे material implication, right. So even if the question looks a little bit longer, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा लगा आपको, या थोड़ा सा करने में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगा हो, बट द क्वेश्चन इज सॉल्वेबल एंड इट इज नॉट हैविंग मच ऑफ ट्रिक्स और मच ऑफ दिस एंड दैट. आपको समझना पड़ेगा कि y इंप्लाइज ओ है हमारे पास, सो हमको एक a इंप्लाइज o चाहिए है ना. तो a इंप्लाइज o क्रिएट करना है, तो उसके लिए नेगेशन ऑफ a वेज o से भी काम हो जाएगा, ये चीज है. और दूसरा आपको ये चीज जो है क्लिक करनी चाहिए, नेगेशन ऑफ z इंप्लाइज x और z इंप्लाइज x. ये जैसे दिखे तो you know that this z and negation of z will cancel each other and you will get x, right. This is something also, and this type of question is something also which we have practiced a lot in videos, in classes and all. So this is something which we wanted. Many of you have got the solution right, or I am keeping it over here. You can always take a screenshot or something if you want. So many of you have got it right, but then the sad part of the story is that not everybody has got it right. So I hope that you have enjoyed the question paper, and this was our first also attempt
to make a question paper in online way and taking the examination. तो कुछ हमसे गलतियां हुई होंगी, कुछ आपसे भी गलतियां हुई होंगी और सारी चीजें, but we will get better with each and every step, और हम जो है उसको और बेटर करेंगे। और आप भी जो है प्रिपरेशन लेवल अपना थोड़ा सा और हायर करो, बिकॉज यू कैन सी कि ये वीडियो जो है, इफ आई चेक हाउ मच इज द टाइम ऑफ द वीडियो, so it is around 44 minutes right now, है ना। तो 44 मिनट्स में विद ऑल द एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग हैंड रिटन, है ना, कोई क्लिक नहीं, कुछ नहीं, और सारी चीजें करके भी जो है मैंने इस जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, एंड यू हैड 70 मिनट्स, राइट। तो उसके बाद अगर अपलोड नहीं हो पा रहा है, मतलब कि सपोज ये सारी चीजें और फोटो, अभी अगर मैं 44 मिनट 45 मिनट पे या 50 मिनट पे अगर मैं पूरा पेपर कंप्लीट कर लेता हूं, हालांकि पेपर कंप्लीट 18 से 20 मिनट में ही हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली द एक्सप्लेनेशन एंड ऑल दिस टेक टू सम टाइम। उसके बाद मैं फोटो खींचता हूं और उसके बाद मैं अपलोड करता हूं, तो बिलीव मी, सच्चाई ये है कि आप उसको अपलोड कर सकते थे 72 मिनट में, आप उसको आराम से अपलोड कर सकते थे। लेकिन अगर नहीं कर पाए, कैन बी एनी रीजन, है ना। आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, आई ऑल्सो नो दैट यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, इट्स अ टॉटोलॉजी, बट द थिंग इज कि द इम्पोर्टेंस इज कि डू नॉट बी अ सॉरी फिगर, है ना। कोशिश करिए कि ये सारी चीजें कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्लेटफॉर्म अब तैयार हो रहा है, यू नीड टू बी वेरी वेरी फास्ट विथ योर थिंग्स, है ना। तो आपको जो है इंटरनेट का स्पीड नहीं था, तो ये नहीं था, तो वो नहीं था, ये सब चीजें नहीं चलेगी, है ना। इफ यू विल बी वर्किंग विद अ फर्म एंड दिस एंड दैट, तो बोलेगा कि भाई असाइनमेंट कहाँ है, काम कहाँ है, और फिर आपने बोले कि नेट नहीं चल रहा था, तो मैंने 12 बजे अपलोड करना चालू किया, लेकिन 12:20 तक अपलोड नहीं हो पाया, 12:30 तक अपलोड नहीं हो पाया। समबडी हैज मेल्ड मी एट 12:38, है ना, 12:38 पे भी मुझे मेल किया है। तो ऐसे भी लोग हैं। तो द थिंग इज कि ऐसा नहीं करना है और ऐसा नहीं होना है, एंड दैट इज समथिंग विच वी ऑल शुड लर्न, है ना। तो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आई वांटेड टू टेल। आप देखिए सोल्यूशन, आपके सोल्यूशंस और अच्छे होंगे शायद, और आप इस सोल्यूशन को देख के अपने मार्क्स भी सोच सकते हो कि आपके कितने आ रहे होंगे। वी विल बी चेकिंग द पेपर बाय नेक्स्ट वीक और सो वी विल बी ऑल्सो टेलिंग यू दी स्कोर्स।